हेलो दोस्तों, दिस इज सी अंकित लिल्हा, आपका टीचर, आपका गाइड और लिल्हा एजुकेशन सेंटर के इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये है अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन नंबर 4 और आज के सेशन में भी हम लोग कुछ एक शानदार टॉपिक पिकअप करने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में किस तरीके का है, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबी, आखिर ये होते क्या हैं और किस तरीके से इंडिया में डिवाइडेड है। ये हमारे शॉर्ट सेशंस हैं, 6 to 7 मिनट्स के डेली सेशंस होते हैं जो कि हमारे चैनल पर होस्ट किए जाते हैं। आप ये इंश्योर जरूर से करिएगा कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हों और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। मेक श्योर यू हैव shared it with at least one person and you have subscribed our channel also. So let us start with today's session. आज हम लोग सीख रहे हैं कि बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में किस तरीके का है। इंडिया में बैंक्स को मेनली एज शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक डिवाइड किया जाता है। अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब हो गया जिनका नाम हमारे एक शेड्यूल में लिखा हो। अब कौन से शेड्यूल में लिखा हो, तो शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जिनका नाम सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखा हो। ध्यान सुनिएगा, शेड्यूल्ड बैंक वो जिनका नाम सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लिखा हो। तो जिनका नाम भी वहां पे लिखा रहता है, बेसिकली जो कुछ गिवन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में दी हुई है, दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक्स। ऑब्वियसली ये आरबीआई के थ्रू गवर्न होंगे, इनके पास में आरबीआई का सपोर्ट होगा। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स मतलब जो आरबीआई के एक्ट से रेगुलेट नहीं होते, उनके एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं। अधिकतर जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा हम कह सकते हैं बिजनेस होता है, जनरली वो बैंक का मतलब ही हम लोग समझते हैं शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को हम लोग बैंक नहीं मानते हैं। जैसे प्राइवेट मनी लेंडर्स हो गए, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, दे आर नॉन शेड्यूल्ड, तो उनको हम लोग एज सच बैंक कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो मेनली जब भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं बैंक, we mean to say scheduled bank and they are governed by rules and regulations of RBI and they are contained under second schedule. Their name is contained under second schedule of Reserve Bank of India Act 1934. Now scheduled बैंक को further classify करते हैं कमर्शियल बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में। कमर्शियल बैंक जिनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, ऑलमोस्ट हर एक बैंक का होता है। कोऑपरेटिव बैंक सर्विस मोटिव से बनाए जाते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जो कि मेंबर्स के अपने सर्विस के लिए बनाए जाते हैं। कमर्शियल बैंक को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी के अंदर में। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो। गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी हो सर? गवर्नमेंट की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हो तो उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा सर, तो फिर नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है? देखो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इस चीज में। नेशनलाइज्ड का मतलब जो कि हो सकता है पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, फिर गवर्नमेंट ने उसमें हिस्सा खरीद लिया, तो गवर्नमेंट के हिस्सा खरीदते ही वो बन गया पब्लिक सेक्टर। और ऐसे बैंक्स जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, अब उनको गवर्नमेंट उनमें स्टेक खरीद लेती है, तो हम लोग कहते हैं कि उसको नेशनलाइज कर दिया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए, आप इसको लिख भी सकते हैं कि 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। यस, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। सिमिलरली 1980 के अंदर में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ऑल्दो आई विल चेक दिस पर्टिकुलर फिगर ऑफ 6 बैंक्स वन। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में एसबीआई, उसके एसोसिएट्स आते हैं जिनको कि अब एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया है। अब वो अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पहले इसके अलग अलग एसोसिएट्स अलग अलग एग्जिस्ट करते थे। फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स जिनके बारे में हमने आपको बताया, अधिकतर ऑलमोस्ट सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नेशनलाइज्ड। और हो सकता है कि कोई अदर हो, तो फिर दे आर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब जो नेशनलाइज नहीं है वो पहले से ही गवर्नमेंट का था। आपको मालूम है क्या कि सबसे पहला नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा था? Anybody? Come on, have a guess. It was SBI. SBI was the first bank to be nationalized in India. पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वगैरह कहते थे, फिर इसके बाद इसको सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था और फिर इसके बाद 1969 से तो नेशनलाइजेशन हुआ ही। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का एपेक्स बैंक है। यही हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रेगुलेट होता है, लेकिन ध्यान रखना कि आरबीआई इज ऑल्सो ऑटोनोमस बॉडी मेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट अल्टीमेटली आरबीआई भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है। ठीक है,
इसका काम क्या है? वही मॉनेटरी सप्लाई को मेंटेन करना, नोट्स इश्यू करना, यही सब। शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में हमने आपको बताया, नॉन शेड्यूल्ड के बारे में हमने आपको बताया। कमर्शियल बैंक्स हमने जैसे कि आपसे कहा, प्रॉफिट सीकिंग जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं सबके सब कमर्शियल हैं। इन्हीं को फर्दर डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हो, कितना स्टेक हो? 50% से ज़्यादा, 51 नहीं, 50% से ज़्यादा अगर स्टेक हो तो हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इन टोटल कितने हैं? इन टोटल देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इन टोटल देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, इस फिगर को और घटाया जाना है, 26 थे, 14 हुए, 12 हुए, और घटाया जाना है, घटा करके 6 तक लाना है। लेकिन अभी करंट की अगर फिगर की बात करें तो इट इज 12, विद टाइम इट मे चेंज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनके अंदर में प्राइवेट सेक्टर की मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, देर आर वेरियस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, बहुत ढेर सारे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ICICI। So these are private sector banks. At present there are 21 private sector banks in India. क्या आपको मालूम है कि फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक का मतलब इंडिया के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, फॉरेन का बैंक है लेकिन इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। अब क्योंकि वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तभी इनको भी आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक के डेफिनेशन के अंदर में, शेड्यूल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अंदर में इसको भी इंक्लूड किया गया। आपको मालूम है एक बार एक सवाल आया था एंट्रेंस के अंदर में कि इसमें से कौन इसमें से कौन कमर्शियल बैंक नहीं है? उसमें ऑप्शंस थे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, RRB और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, या कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, दे आर नॉन कमर्शियल। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको बताते हैं, मेक श्योर कि आप इसको लिख जरूर से लें। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, देयर आर 21, कुछ फॉरेन बैंक्स हो गए, एज आई हैव रिटन अ फिगर 21 फॉरेन बैंक्स, सॉरी देयर आर 45 इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया, उनके लगभग 300 ब्रांचेस भी हैं। देन वी हैव RRBs। RRB से जुड़ा हुआ एक फैक्ट जरूर से याद रखना, यह हमने स्लाइड में लिखा नहीं है लेकिन एक चीज आप जरूर से नोट कर लेना कि RRBs आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। जैसे बैंक्स की जो एपेक्स बॉडी है जनरली वो RBI है, RRBs की जो एपेक्स बॉडी है वो है नाबार्ड। ऑब्वियसली सबसे एपेक्स तो RBI है, बट RRBs को कौन रेगुलेट करता है? तो इट इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी फॉर RRBs। एट प्रेजेंट देयर आर 43 RRBs। ये दो अलग अलग लेवल्स में ऑपरेट करते हैं। स्टेट RRB हो गया, उसके बाद सिटी लेवल्स पर हो गए। दे ऑपरेट एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स, क्रिएटेड फॉर सर्विंग प्राइमरीली द रूरल एरिया ऑफ इंडिया विद इन बेसिक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, दो लेवल वाली बात एक्चुअली वो कोऑपरेटिव्स के लिए हमने गलती से इसमें मिक्स कर दी। एट प्रेजेंट देयर आर 43 RRBs इन इंडिया। वन मोर फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि RRBs की ओनरशिप का पैटर्न कैसे करके बांटा गया है। तो RRB की ओनरशिप का पैटर्न कुछ ऐसे बांटा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक होता है RRB के अंदर में 50%। स्पॉन्सरिंग बैंक्स होते हैं। अब ये स्पॉन्सरिंग बैंक अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग RRB के अंदर में अलग अलग बैंक्स ने पैसा मिला करके रखा होगा। जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश में जो RRB है उसमें अलग बैंक्स ने पैसा मिला के रखा होगा, मतलब RRBs के अंदर में बाकी बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, PNB हो सकता है कोई और बैंक हो। तो ये बैंक्स मिल करके RRB के अंदर में भी पैसा मिलाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट भी 15% मिलाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सरिंग बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15% मिल करके RRB में इतना पैसा मिलाते हैं। RRBs को मेनली इसीलिए बनाया गया था ताकि रूरल एरियाज का भी इक्वल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे हमने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो फंडा होता है कि वो मेंबर्स मिल करके बनाते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी काफी हद तक वही फंडा होता है। इसके ओनर जो होते हैं वो उसके मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये भी RBI के एक्ट से रेगुलेट होते हैं? यस, दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय RBI एक्ट। फिर इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में शायद आपने न सुना हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक में से कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने जरूर से सुने होंगे, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस तरीके के कुछ बड़े मेजर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली इन दिस रीजन हैज बीन डूइंग वेरी गुड। तो ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। इनका काम ही ये होता है कि ये छोटे अमाउंट के लोन मेनली प्रोवाइड कराते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। एट प्रेजेंट ऐसे 10 बैंक्स हैं इंडिया के अंदर में।
पेमेंट बैंक का शायद आपने नाम सुना हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो सकता है आपने सुना होगा, जो कि केवल जनरली एज अ सेविंग ट्रांजैक्शन आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का आपने शायद एडवर्टाइजमेंट भी देखा हो। इसमें बस कुछ लिमिटेशंस होते हैं ट्रांजैक्शन पे, ये नहीं कि इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपकी जो इसमें लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए तक की होती है पर डे पर कस्टमर। तो आप पर डे पर कस्टमर पर अकाउंट मतलब आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर में जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरीके से 6 ऐसे पेमेंट बैंक हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। पेमेंट बैंक ऑथराइज तो शायद और भी किए गए हैं, लेकिन 6 ऐसे पेमेंट बैंक हैं जो कि करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। कुछ रीसेंट मर्जर्स की बात कर लेते हैं। मर्जर्स की बात करें तो पंजाब नेशनल, ये आपको याद रखना है क्योंकि कुछ बैंक का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस बैंक में मर्ज किया या इस बैंक में कौन कौन सी बैंक्स मर्ज किया। तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज किया। इलाहाबाद बैंक मर्ज कर गया इंडियन बैंक के अंदर। सिंडिकेट बैंक मर्ज कर गया कैनरा बैंक के अंदर। आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज कर गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना और विजया मर्ज कर चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। ठीक है, तो जो लोग का खाता पहले देना या विजया में रहा होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिनका खाता पहले इलाहाबाद में रहा होगा वो इंडियन बैंक में। हमने इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इसमें मेरे खाते हैं। एमसीक्यूज के ऊपर में आते हैं। फाइनली कितने पेमेंट बैंक हैं इंडिया के अंदर में? 6। पंजाब नेशनल बैंक ने किसको किसको एक्वायर किया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हम लोगों ने देखा था, अभी देखा था ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी किस तरीके का बैंक है? क्या आरआरबी एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक है? नहीं, ये तो एक शेड्यूल्ड है, और शेड्यूल्ड में भी कैसा है? कमर्शियल। तो इट इज अ कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 50% होता है। और कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स करेंटली हैं? 21। और हमने आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज सेशन के दौरान में भी बताए थे, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो जरूर से एक बार रिमाइंड करके उसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस. These are very useful for your entrance examinations. Make sure you stay connected with us and you have subscribed our channel. This was C. Ankit Lilha from Lilha Education Center. Take care. Very happy Holi to you. Do enjoy it in a very safe way. Thank you so much. Take care. Bye.